Raj. E-class. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुगल शासक औरंगजेब के बारे में। दोस्तों, औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दोहद उज्जैन के निकट में हुआ था। इनकी मां का नाम मुमताज महल और पिता का नाम शाहजहां था। शाहजहां के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। जब शाहजहां बीमार हो गया तो इनके उत्तराधिकारी के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया सत्ता के लिए, जिसे कि उत्तराधिकारी युद्ध के नाम से जाना गया था। और इन युद्ध में औरंगजेब ने सभी को हरा करके अपने जो उत्तराधिकारी होने का दावा कर रहे थे उन सभी को हरा करके और मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठ गया। औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले साहिब बुर्ज में बंदी बना लिया था। औरंगजेब का विवाह 1637 ईस्वी में फारस ईरान की राजकुमारी दिलरास रानो बेगम से हुआ था। दिलरास बानो बेगम, जिसे कि रबिया बीबी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी पत्नी को औरंगजेब ने रबिया उद दौरानी की उपाधि दी थी। तो ये ध्यान रखना है, औरंगजेब की पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम, जिसे कि रबिया बीबी के नाम से भी जाना जाता है, और औरंगजेब के द्वारा इसे रबिया उद दौरानी की उपाधि दी गई थी। औरंगजेब पहला मुगल शासक था जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। इसका पहला राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 को सामूगढ़ के विजय के बाद में अबुल मुजफ्फर आलम आलमीर की उपाधि धारण की थी। यानी कि जब सामूगढ़ विजय प्राप्त की थी तब पहला राज्याभिषेक हुआ था और इसने अबुल मुजफ्फर आलमीर की उपाधि धारण की थी। दूसरा राज्याभिषेक 5 जून 1659 को देवराय के विजय के बाद में औपचारिक रूप से इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। औरंगजेब ने जनता के आर्थिक कष्टों को दूर करने के लिए राहदारी और पानदारी आदि प्रमुख आववावों यानी कि स्थानीय करों को समाप्त कर दिया था। राहदारी ये एक अंतरिम पारगमन शुल्क था, जबकि पानदारी ये व्यापार चुंगियों का शुल्क था। तो इन्हीं करों को, जिन्हें आववाव भी कहते हैं, अरबी भाषा में इनको आववाव भी कहते हैं, तो ये 2 स्थानीय कर हुआ करते थे, इन्हें समाप्त कर दिया था। औरंगजेब कुरानों की नकलें तैयार करता था और टोपियां सीता था। औरंगजेब ने सिजदे पर रोक लगा दी थी और साथ ही सिक्कों पर कलमा गोदने की भी मनाही इन्होंने कर दी थी। नौरोज का त्योहार, दरबार में संगीत, ये दोनों ही चीजें औरंगजेब ने अपने दरबार में बंद करवा दी थी। परंतु बाज संगीत और नौबत यानी कि साई बैंड, इसको इसने जारी रखा था। बाकी जो संगीत और नौरोज का त्योहार है इस पर पाबंदी लगा दी थी। औरंगजेब खुद भी एक वीणा का अच्छा वादक था। औरंगजेब के द्वारा झरों का दर्शन, तुलादान, ज्योतिषों से जंत्री बनवाना आदि को समाप्त कर दिया गया था। झरों का दर्शन, जो कि जो राजकुमारियां या जो रानियां होती हैं, जो राज दरबार में झरोकों से बैठकर और राज दरबार का दृश्य देखती है, तो उस चीज को औरंगजेब के द्वारा बंद करवा दिया गया था। होली और मुहर्रम को सार्वजनिक रूप से मनाने पर भी औरंगजेब के द्वारा रोक लगा दी थी। औरंगजेब ने गुजरात में कई मंदिरों को नष्ट करवाया, जिसमें कि सोमनाथ का मंदिर शामिल था। औरंगजेब ने बनारस में प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर और जहांगीर काल में वीर सिंह बुंदेला के द्वारा बनाया गया मथुरा के केशव राय मंदिर जैसे मंदिरों को भी नष्ट करवाया था और मस्जिदों का निर्माण करवाया था। यानी कि ये मंदिर को नष्ट करवाता गया और मस्जिदों का निर्माण करता गया। इसके अलावा
औरंगजेब ने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर भी लगाया था। एक मोस्ट इंपोर्टेंट कर जिसका नाम है जजिया कर, जो कि अकबर के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था और औरंगजेब के द्वारा एक बार दोबारा ये कर के प्रारंभ कर दिया था। 1679 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा हिंदुओं पर एक बार फिर से जजिया कर की शुरुआत कर दी थी, जिसे कि अकबर ने बंद करवा दी थी। जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर है और इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था। जजिया कर को वसूलने के लिए यहाँ पे व्यक्तियां नियुक्त किए गए थे, अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जिन्हें अमीन कहते थे। और अंत में 1712 ईस्वी में असद खां और जुल्फिकार अली खां के कहने पर इसे बंद कर दिया था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा गया था। ध्यान रखना, औरंगजेब का नाम जिंदा पीर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। औरंगजेब के द्वारा अपने राज्य में कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें नाम आता है मुअत्तिब। मुअत्तिब का कार्य था कि जो सार्वजनिक स्थानों पर लोग शराब और मादक पदार्थ इनका सेवन न करें, इनका ध्यान रखने के लिए मुअत्तिब अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। इसके अलावा इनका काम वेश्यालय या जुआ घरों में नियम का पालन करवाना, माप तौल के पैमानों की जांच करना आदि भी इन मुअत्तिब के कार्य हुआ करते थे। अब बात करते हैं कि औरंगजेब के समय कौन कौन से विद्रोह हुए थे। तो औरंगजेब के शासनकाल में कई विद्रोह हुए थे, जिसमें से 1667 और 72 के मध्य अफगानों का विद्रोह हुआ था। 1669 से 81 के बीच में मथुरा के जाटों का विद्रोह हुआ था और 1672 में सतनामी का विद्रोह हुआ था। 1686 में अंग्रेजों का विद्रोह हुआ था। 1689 से 1709 के बीच में राजपूतों का विद्रोह हुआ था और 1675 से 1707 के बीच में पंजाब में सिखों का विद्रोह हुआ था। अब बात करते हैं ये विद्रोह किन किन के नेतृत्व में हुए थे। अफगान विद्रोह की बात करें तो अफगान का जो विद्रोह हुआ था ये यूसुफजई कबीले के सरदार भागू ने स्वयं को राजा घोषित कर दिया था और इस विद्रोह के उद्देश्य जो था अफगान राज्य की स्थापना करना था, लेकिन औरंगजेब नहीं चाहता था कि उसके राज्य में कोई एक अलग राज्य की स्थापना हो, तो औरंगजेब ने अमीर खां को भेज करके इस विद्रोह को दबा दिया था। इसके बाद में जो राजाराम हैं, इन्होंने विद्रोह किया था और यहाँ पे छापामार हमला भी किया गया था इनके द्वारा। और राजाराम के द्वारा सिकंदरा में जो अकबर की कब्र थी उससे अस्थियां निकाल दी और जला दी थी। राजाराम के बाद चूड़ामन जाट के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है और चूड़ामन जाट के द्वारा ही भरतपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जाती है। सतनामी विद्रोह, जिसे मुंडिया विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, यह विद्रोह नारनौल नामक स्थान पर सतनामी संप्रदाय के द्वारा शुरू किया गया था। सतनामी लोग बैरागी होते थे जो कि शुद्ध अद्वैतवाद में विश्वास करते थे और इस विद्रोह की शुरुआत एक मुगल सैनिक और एक सतनामी में आपस में झगड़े के फलस्वरूप हुई थी। इसके बाद बात करते हैं सिख विद्रोह की। तो यह एकमात्र ऐसा विद्रोह है जो कि धार्मिक कारणों से हुआ था। औरंगजेब के द्वारा जो गुरु तेग बहादुर थे, इसको मृत्युदंड दिए जाने के बाद में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था और इसके बाद जो तेग बहादुर थे, इसके पुत्र गुरु गोविंद ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। इसके अलावा बुंदेला विद्रोह, जो कि यह विद्रोह ओरछा के शासक
चंपत राय के नेतृत्व में हुआ था। अकबर का विद्रोह जो कि औरंगजेब के पुत्र शहजादे अकबर के द्वारा किया गया था और 1686 में पुर्तगालियों ने भी विद्रोह किया था। अब बात करते हैं साम्राज्य विस्तार के बारे में। तो औरंगजेब के शासनकाल में साम्राज्य विस्तार में सबसे पहले नाम आता है आसाम विजय का। आसाम विजय के लिए बंगाल के सूबेदार मीर जुमला को 1661 ईस्वी में भेजा गया था और मीर जुमला ने 1662 ईस्वी में आसाम पर अधिकार करके और मुगल सल्तनत स्थापित कर दी थी। इसके बाद 1686 में बीजापुर की विजय के लिए भी अली आदिल शाह के पुत्र सिकंदर आदिल शाह को पराजित करके बीजापुर पर भी मुगल साम्राज्य स्थापित कर दिया था। इसके बाद में गोलकुंडा पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी और यह विजय 1687 ईस्वी में औरंगजेब के पुत्र शहजादा शाह आलम ने गोलकुंडा के शासक अबुल हसन को पराजित करके और मुगल साम्राज्य के अधीन कर दिया था। अब बात करते हैं कि औरंगजेब के शासनकाल में स्थापत्य कला की क्या स्थिति थी। तो औरंगजेब के द्वारा कुछ एक निर्माण कार्य कराए गए थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं बीबी का मकबरा। यह मकबरा महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में दौलताबाद के निकट खुलदाबाद में बनवाया गया है। इस मकबरे को रबिया उद दौरानी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल भी कहते हैं। यह मकबरा औरंगजेब के द्वारा अपनी बीवी यानी पत्नी की याद में बनाया गया था और यह मकबरा काले पत्थरों से 1678 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। काले पत्थरों से निर्माण होने के कारण से इसे काला ताजमहल, दक्षिण का ताजमहल या फुअर ताजमहल का भी कहा जाता है। इसके अलावा औरंगजेब के द्वारा बादशाही मस्जिद का भी निर्माण करवाया गया था। यह बादशाही मस्जिद का निर्माण लाहौर में बनवाई गई थी और यह जो बादशाही मस्जिद है यह नई दिल्ली की जामा मस्जिद की हूबहू नकल जैसी मस्जिद है। इसके अलावा दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण भी औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। जबकि ध्यान रखना है कि आगरा के अंदर जो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया है वो शाहजहां ने करवाया था, जबकि दिल्ली के लाल किले के अंदर जो भी मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था वो औरंगजेब ने करवाया था। अपने अंतिम समय में औरंगजेब दक्षिण के विद्रोह दबाने के लिए गया था और उसी समय महाराष्ट्र प्रांत के अहमदनगर जिले में 3 मार्च 1707 को उसका देहांत हो गया था। औरंगजेब के शरीर को दौलताबाद में स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर ले जाकर प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे में दफना दिया गया था। तो ये थे औरंगजेब के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें। तो मुगल शासक का अंतिम जो महान सम्राट था, अंतिम जो महान शासक था वो था औरंगजेब। इसके बाद जो भी शासक हुए थे वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे और वो इतने ज्यादा शक्तिशाली भी नहीं थे। तो इनके बाद से ही, औरंगजेब के बाद से ही मुगलों का पतन शुरू होने लग गया था। तो ये थी मुगल साम्राज्य के बारे में जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी अन्य वीडियो को लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे इसके लिए इसको शेयर भी कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।